Welcome students to the journey of economics, and today we're going to start with the remaining portion of your chapter number 3, that is your equilibrium of a firm and the industry, which is the very important topic. इसके पहले हमने क्या देखा था, अगर आपको याद होगा, इसके पहले हमने कवर किया था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्या की थी, यहाँ पे कवर की थी, शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन. शॉर्ट रन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, दो चीज़ें कवर हुई हैं. अब ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता क्या है, वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए इन डिटेल. प्लीज़ जाओ और वीडियोस देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो. एंड नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद द दिस थिंग. सो व्हाट इज द सिचुएशन, द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एंड द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इज यूजुअली इन द इक्विलिब्रियम ओनली इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में इंडस्ट्री क्या होती है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे. A new firm are attracted to the industry due to the excess profit unearned by the existing firm. Those who incur the losses leaves the industry, and entry of a new firm will be avoid of the effect of a excess profit. In short, if I say, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे क्लास, ज़रा ध्यान देना. देयर आर द टू सिचुएशंस. फर्स्ट सिचुएशन ए एंड सेकेंड सिचुएशन बी. जरा ध्यान देना, एक है तुम्हारा सिचुएशन ए एंड सेकंड इज योर सिचुएशन बी. नाउ सिचुएशन ए में क्या होता है, सपोज एक मार्केट है, सपोज दिस इज अ वन मार्केट, और ये मार्केट में क्या है, ये मार्केट में इन दिस मार्केट देयर इज ओनली टू सेलर्स. लेट्स से देयर आर द ओनली थ्री सेलर्स. देयर इज अ वन सिचुएशन ए जिसमें कितने सेलर्स हैं, तीन सेलर्स हैं. हाउ मेनी सेलर्स आर देयर, थ्री सेलर्स आर देयर. एंड दिस थ्री सेलर्स, ये तीनों सेलर्स क्या कर रहे हैं, तीनों सेलर्स अर्न कर रहे हैं मार्केट में क्या, एक्सेस प्रॉफिट. मार्केट में बहुत सारे पोटेंशियल्स है, बहुत सारे कवरेज है, बहुत पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीन फर्म है वो मार्केट में, ये तीनों फर्म ने क्या किया हुआ है, पूरे मार्केट को कैप्चर किया हुआ है. और इतने ज़्यादा कस्टमर्स है, इतनी ज़्यादा डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, कि ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. दे आर डूइंग व्हाट, दे आर अर्निंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट. तो जब ये एक्सेस प्रॉफिट अगर देखेंगे, क्या होता है पता है कि मार्केट में ये सिचुएशन है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई फर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में मार्केट में कोई फर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, कोई कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रही है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो अदर कंपनीज़ क्या करते हैं, अदर कंपनीज़ भी सिमिलर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं. अगर मैं सिम कार्ड सेल करने में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ तो अदर कंपनीज़ क्या करेंगे, वो भी अपने अपने सिम कार्ड्स लेके आएंगे. दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज दे आर गोइंग टू स्टार्ट, और वो भी सिम कार्ड बेचना चालू करेंगे. क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है. अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो इनिशियली वहाँ पे कौन था, व्हेन वी गोइंग टू टॉक अबाउट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस सेक्टर में पहले सिर्फ LIC ही था. फिर बाद में जो है जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्या किए, इंश्योरेंस में उन्होंने अपने कदम रखे. क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस वो टाइम पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बहुत एक्सेस प्रॉफिट होता है. तो ये सिचुएशंस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना, तो वो प्रॉफिट पे सबकी नज़र चली जाती है, और उससे होगा क्या, वो ऐसा सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत सारे कंपनीज क्या करेंगे, वो मार्केट में एंटर करेंगे. तो यहाँ पे सिचुएशन ए क्या है, सिचुएशन ए है देयर आर द थ्री प्लेयर्स, और ये तीनों प्लेयर, तीनों फर्म क्या कर रहे हैं, एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. लेकिन हुआ क्या, इनके जो तीनों पर्सन्स है, इनके एक्सेस प्रॉफिट जो है, सपोज वो किसी के नज़र में आ गए, न्यू फर्म्स के क्या हुआ, नज़र में आ गया. तो न्यू फर्म्स ने क्या हुआ, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा हुआ कि बहुत सारे फर्म्स क्या किए, वो मार्केट में अपना गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना चालू कर दिए. स्टार्टिंग में सिर्फ तीन ही लोग थे, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट वो इंडस्ट्री में हो रहा था, वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था उस मार्केट में, कि बहुत लोगों ने क्या किया, सेम बिजनेस स्टार्ट कर लिया मार्केट में. अब जब बहुत लोग सेम टाइप का बिजनेस मार्केट में स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होता जाएगा. यस और नो. अब वो मार्केट में पहले जितने भी कस्टमर्स थे, वो कस्टमर्स क्या करते थे, ये तीनों से क्या करते थे, आउटपुट परचेस करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते थे, जिसके मुताबिक एक्सेस प्रॉफिट कितना है, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था. अकॉर्डिंग टू विच द प्रॉफिट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स दिस थ्री फर्म. बट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन,
बहुत सारे और फर्म्स आ गए हैं, तो जो पूरा प्रॉफिट होगा ना अभी अभी प्रॉफिट जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, सब में। तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट है ना, ये एक्सेस प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नॉर्मल प्रॉफिट में। बात को ज़रा समझना, जब जितने ज़्यादा फर्म्स जो है मार्केट में ऐड होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो कम होता चले जाएगा। अगर देर आर द ओनली 2 प्लेयर्स इन द मार्केट, वो 2 प्लेयर बहुत एक्सेस प्रॉफिट अर्न करेंगे। जैसे ही 3 4 5 6 7 जो नंबर ऑफ सेलर्स है वो इंक्रीज़ होना चालू होगा मार्केट में, तो क्या होगा, कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे, कस्टमर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड वो कस्टमर्स का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, प्रॉफिट भी जो इंडिविजुअल सेलर को पहले एक्सेस प्रॉफिट होता था उन्हें अभी क्या होगा, उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। सो दे ओनली गोइंग टू अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ मनी जिससे वो सर्वाइव हो सके। जरा ध्यान देना, एक्सेस प्रॉफिट पहले बहुत सारा अनाप शनाप पैसे कमाया, बट जैसे ही अदर प्लेयर्स केम इनटू द मार्केट हमने क्या किया, प्रॉफिट अर्न करना चालू कर दिया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट होना चालू हो गया। क्यों, क्योंकि other players, the new firm came into the market, then excess profit will it will get converted into the normal profit. That is the situation over here. So यहाँ पे वही हो रहा है, when the new firms are attached to the industry, excess profit earned by the existing firm, it will get converted into the normal profit. और there is one situation, that is situation B. जरा ध्यान देना, ये है तुम्हारा situation B class. Suppose there are in the situation B, देर आर द मैनी प्लेयर्स। सिचुएशन बी में क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर इन द सिचुएशन बी, एंड ड्यू टू द परफेक्ट कंपटीशन, बहुत ज़्यादा सेलर होने के बाद किसी किसी मार्केट में होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सेलर है वो मार्केट में, तो वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फर्म्स है, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, देर आर द मैनी कंपनीज, देर आर द मैनी फर्म्स हु आर सप्लाइंग द सेम काइंड ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट, देन उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, तुम्हारा कम हो जाता है, प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि competition will be there, large number of competition is there, if competitors are there then the chances of earning the profit will get reduced, or sometime they'll going to suffer from the loss. मान लेते हैं यहाँ पे let's take an example, situation B हुआ जहाँ पे बहुत सारे players हैं, there are the large number of players, और because of the large number of players सबको क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। बहुत सारे फर्म्स हो गए हैं, प्रॉफिट है नहीं, मार्केट में डिमांड नहीं है, कस्टमर्स परचेज नहीं कर रहे हैं, स्टिल बहुत सारे प्लेसर नंबर ऑफ सेलर्स क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन में हर एक को क्या होगा, यहाँ पे हर एक को क्या होगा, लॉस होगा। अब हर एक की आदत नहीं होगी, हर एक सेलर की यहाँ पे आदत नहीं, हैबिट नहीं है लॉस सफ़र करने की, तो इसमें से सिचुएशन बाद में ऐसी होगी कि ये जितने भी सेलर्स देख रहे हो, हर एक सेलर को क्या हो रहा है, अभी लॉस हो रहा है। In future there will be the possibility that most of them will go to leave the market and they're going to start a new business. ये मार्केट में क्या हो रहा है, सब लॉस सफ़र कर रहे हैं। मान लो इसमें सब क्या कर रहे हैं, लॉसेस सफ़र कर रहे हैं, तो लॉस झेलना हर किसी की बस की बात नहीं है। They'll not be able to tackle the losses for the short run or the long run. So what they will going to do, they'll going to leave the market. मान लो इसमें से कुछ प्लेयर्स ने क्या किया, few players what they have done, they leave the market, they left the market. अब मार्केट में से बहुत सारे प्लेयर्स क्या किए, निकल गए, अरे भाई लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये लॉस की वजह से क्या किया, उन्होंने मार्केट में अपना बिजनेस बंद कर दिया, अपनी कंपनी बंद कर दी। अब जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस बंद किया तो बचे हुए सेलर्स के लिए क्या हो गया, वो बचे हुए सेलर्स के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई कि वो पूरे मार्केट को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। अब होगा यूँ कि पूरा का पूरा मार्केट अब किसके अंडर में आया, पूरा का पूरा मार्केट जो है रिमेनिंग सेलर्स के हाथ में आ गया। अब ये जो पहले जो लॉस होता था वो लॉस क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा ध्यान देना, अब होगा क्या, पहले क्या थे, बहुत सारे सेलर्स थे इसलिए कस्टमर्स क्या हुए थे, डिवाइड हो गए थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ओनली फ्यू सेलर्स विल बी देयर, और बहुत कम सेलर्स होंगे, तो कस्टमर्स का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, हमारे सेलर के पास कस्टमर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और कस्टमर्स के बढ़ने से क्या होगा, अगेन लॉस का सिचुएशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रॉफिट के सिचुएशन में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वेदर इट इज़ एक्सेस प्रॉफिट सिचुएशन और वेदर इट इज़ लॉस सिचुएशन, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, एक्सेस प्रॉफिट सिचुएशन हो या लॉस सिचुएशन हो, दोनों सिचुएशंस क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लॉन्ग रन में वेदर द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर सफरिंग फ्रॉम द लॉस और दे आर अर्निंग द प्रॉफिट,
whether they are suffering from the loss or the profit, in the long run all of them will going to earn the normal profit. तो भले ही वो पहले क्या करते हैं एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बाद में क्या होगा, अदर प्लेयर्स विल एंटर इनटू द मार्केट एंड दे विल गोइंग टू अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. और इनिशियली दे आर सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस बिकॉज ऑफ द मोर क्वांटिटी ऑफ सेलर्स. व्हेन द फ्यू सेलर्स विल गोइंग टू लेफ्ट द मार्केट, बाकी को क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा. तो ये सिचुएशन है यहाँ पे. आई होप यू क्लियर विद इट. एंड द सेम सिचुएशन विल गोइंग टू सी, दैट इज इक्विलिब्रियम फॉर्म के. बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ज़रा ध्यान देना. सबको पता है कि एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री क्या करती है. सपोज दिस इज योर सप्लाई कर्व, this is your demand curve, that is aggregate demand, this is your supply curve, and this is what exactly is your price. अब मार्केट में जो प्राइस हमने डिसाइड किया है, द प्राइस विच वी हैव डिसाइडेड, द प्राइस विच द मार्केट हैज़ डिसाइडेड, वो इंडिविजुअल सेलर्स क्या करेंगे, व्हाट द इंडिविजुअल सेलर्स विल गोइंग टू डू, इंडिविजुअल सेलर्स क्या करेंगे, उसे एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे. दैट इज MR इज इक्वल्स टू AR. इंडिविजुअल सेलर्स क्या करेंगे, एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे. तो जरा ध्यान देना है यहाँ पे, जस्ट पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली. ये हो गया क्या तुम्हारा MC, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, और ये हो गया क्या तुम्हारा Q, एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री से हमने प्राइसेस डिसाइड किए, इंडस्ट्री से प्राइस डिसाइड किया, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, हमारे फर्म के केस में. ये क्या है, ये डायग्राम है तुम्हारे फर्म का, और ये डायग्राम है तुम्हारे इंडस्ट्री का. तो इंडस्ट्री में जो भी हम प्राइस डिसाइड करते हैं वो इंडिविजुअल फर्म क्या करते हैं, एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसी पे क्या करते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो मान लेते हैं एक सिचुएशन में जहाँ पे एक इंडिविजुअल फर्म क्या कर रहा है, एक इंडिविजुअल फर्म, सपोज दिस इज अ PRS. नाउ ये सिचुएशन याद आ रही है किसी को, व्हाट इज दिस सिचुएशन एग्जैक्टली. ये सिचुएशन एक्सेस प्रॉफिट का है, नॉर्मल प्रॉफिट का है, कि लॉस का है, कुछ याद आ रहा है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, या फिर लॉस, कौन सा सिचुएशन है ये. तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो MR इज इक्वल्स टू AR है, एंड MC कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व एग्जैक्टली. सो ये सिचुएशन है किसका, एक्सेस प्रॉफिट का. ये सिचुएशन किसका है, एक्सेस प्रॉफिट का, जहाँ पे ये तुम्हारा है टोटल कॉस्ट OQSR, ये है तुम्हारा कॉस्ट OQEP, ये है तुम्हारा क्या, रेवेन्यू. और कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच का ये डिफरेंस देख रहे हो, ये डिफरेंस क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एक्सेस प्रॉफिट. क्या है तुम्हारा, एक्सेस प्रॉफिट. मान लो एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन के हिसाब से हम लोग चलते हैं कि मान लेते हैं एक सिचुएशन है जहाँ पे क्या है, ओनली फ्यू सेलर्स आर देयर, एंड दिस फ्यू सेलर्स आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दे आर क्या कर रहे हैं, ये बहुत कम सेलर्स हैं, एक दो सेलर्स है, वो पूरा मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, और एक्सेस प्रॉफिट अर्न करते हैं. ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, किसी भी अगर फॉर्म में, किसी भी एक मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इंडिविजुअल फर्म्स क्या करेंगे पता है, इंडिविजुअल फर्म्स दे विल गोइंग टू एंटर इनटू द मार्केट इन ऑर्डर टू अर्न दैट एक्सेस प्रॉफिट. तुम एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे फर्म में, मैं भी तुम्हारे इंडस्ट्री में क्या करूँगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा. क्यों, तुम्हारे मार्केट में स्टार्ट करूँगा, क्यों, क्योंकि तुम एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो मुझे भी वो एक्सेस प्रॉफिट अर्न करना है. ऐसा देख देख के क्या होगा, बहुत सारे सेलर्स क्या करेंगे, वो मार्केट में अपना गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करना चालू करेंगे. एंड व्हेन द सप्लाई विल गोइंग टू चेंज, जब सप्लाई इंक्रीज होता है, व्हेन द सप्लाई विल गोइंग टू इंक्रीज क्लास, द सप्लाई कर्व विल गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम S to S1, और फिर क्या होगा, नया प्राइस डिसाइड होगा. सप्लाई क्या हुआ, सप्लाई शिफ्ट हो गया राइट साइड में. जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले क्या था, एक्सेस प्रॉफिट का सिचुएशन था,
एक्सेस प्रॉफिट सिचुएशन में बहुत कम सेलर्स थे एंड ड्यू टू द फ्यू सेलर्स दे वर अर्निंग द ह्यूज प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, वो सिचुएशन था। अब वो एक्सेस प्रॉफिट क्या हुआ, सबकी नज़र में आ गया, जितने भी फर्म्स थे, जितने भी कंपनीज थे, सबकी नज़र में आया कि वो इंडस्ट्री में, वो मार्केट में वो फर्म्स हैं, वो कंपनीज हैं जो क्या कर रहे हैं, एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो हमें भी वो फर्म में, हमें भी वो मार्केट में क्या करना चाहिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब जैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा बिजनेसमैन आ गए, ज़्यादा फर्म्स आ गए, ज़्यादा फर्म्स आ गए तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा सप्लाई होगा। अब जब ज़्यादा सप्लाई होगा तो सप्लाई का, जब व्हेन द सप्लाई विल गोइंग टू इंक्रीज, सप्लाई का विल गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट साइड। ये शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, राइट साइड में। ये शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, राइट साइड में। एंड नाउ द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल गोइंग टू, अभी जब सप्लाई इंक्रीज हुआ, सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। व्हेन द सप्लाई विल गोइंग टू इंक्रीज, नेचुरली प्राइस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई हो गया है तो प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ और नया प्राइस मार्केट में आ गया। दिस इज योर न्यू प्राइस। ये क्या है, आपका नया प्राइस है ना। अगर नए प्राइस पे देखो, अगर नए प्राइस पे देखो तो क्या हो रहा है, दिस इज योर न्यू प्राइस जो हमें मिला है। और न्यू प्राइस क्या है तुम्हारा, न्यू प्राइस है तुम्हारा RS, ये जो है तुम्हारा न्यू प्राइस है। एट दिस न्यू प्राइस इफ यू गोइंग टू सी, लेट मी शो इट टू यू अगेन विद द ब्लैक कलर। ये हमारा क्या है, ये हमारा नया प्राइस है, दिस इज आवर न्यू प्राइस। दिस इज व्हाट आवर न्यू प्राइस इज। नाउ नया प्राइस क्या है तुम्हारा, MR1 और AR1 हुआ। क्यों, सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हुई, ज़्यादा मार्केट में सप्लाई होने से प्राइस क्या हुआ, कम हो गया। तो वो सिचुएशन में जो पहले एक्सेस प्रॉफिट सब अर्न कर रहे थे, अब क्या करेंगे, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना चालू करेंगे। सो अर्लियर दोज पीपल्स हु आर अर्निंग द एक्सेस प्रॉफिट, नाउ दे विल गोइंग टू अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन पे अगर देखोगे, व्हाट इज द सिचुएशन, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वेट, नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें आउटपुट क्या हो गई, आउटपुट कम हो गई। एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे देखो तो ये तुम्हारा रेवेन्यू कर्व है और ये तुम्हारा कॉस्ट कर्व है। और कॉस्ट कर्व भी क्या कर रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अटैच्ड हो रही है, किसके, R के। सो बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आने से, नई प्राइस आने से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा जो नया रेवेन्यू है, द न्यू रेवेन्यू इज OQ1 E1 R, OQ1 E1 R, ये क्या हो गई, तुम्हारी नई रेवेन्यू हो गई। दिस इज व्हाट, न्यू रेवेन्यू। एंड इन द सिमिलर मैनर इफ यू गोइंग टू सी द न्यू कॉस्ट, नया कॉस्ट देखो तो OQ1 E1 एंड R, OQ1 E1 और R, ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई नई कॉस्ट। सो बेसिकली जैसे प्राइस नीचे गिरा, प्राइस के फॉल होने से क्या हुआ, व्हेन द प्राइस हैज चेंज्ड, प्राइस हैज डिक्रीज्ड, द न्यू प्राइस केम इनटू द मार्केट, और उसे भी इंडिविजुअल फर्म ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। जब इंडिविजुअल फर्म्स नई प्राइस एक्सेप्ट की तो वहाँ पे वो सिचुएशन हो गई कि जो पहले जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, जहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल रेवेन्यू। इसके पहले वाला सिचुएशन में क्या था, टोटल कॉस्ट कम था और रेवेन्यू ज़्यादा था। तो कहने का मतलब यही है कि एक्सेस प्रॉफिट का सिचुएशन भी जो है तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है जब व्हेन द न्यू प्लेयर्स विल कम, नए फर्म जो है मार्केट में एंटर करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न द एक्सेस प्रॉफिट। और उसमें होता क्या है, कस्टमर्स, प्रॉफिट, सब क्या होता है, सब के फर्म्स में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलोकेट हो जाते हैं। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन से होता क्या है,
पहले जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न करते थे उनको थोड़ा 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 कम प्रॉफिट होते होते एक नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है. सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अ कन्वर्जन ऑफ अ एक्सेस प्रॉफिट टू द नॉर्मल प्रॉफिट. यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्री में प्राइसेस डिसाइड हुए. इंडस्ट्री में जो भी प्राइस डिसाइड होगा बिकॉज ऑफ द सप्लाई और बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द सप्लाई, वो इंडिविजुअल फर्म के केस में क्या होगा, उसके तुमको अफेक्ट देखने मिलेंगे. पहले सिर्फ सप्लाई S1 था, कम फर्म्स थे तो इसीलिए क्या था, सप्लाई कम था. अब फर्म्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो प्राइस क्या हो गया, कम हो गया. और अभी क्या हो रहा है, सबके सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. पहले यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे थे, अब फिर क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गए. आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ओवर हियर. सबको समझ में आ गया. अब चलते हैं थोड़ा सेकंड सिचुएशन पे. नेक्स्ट सिचुएशन विल गोइंग टू सी. द नेक्स्ट सिचुएशन, सपोज आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे. नेक्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं. सपोज ये हमारा क्या है, डिमांड है और ये हमारा क्या है, सप्लाई है. प्राइस डिसाइड हुई, दिस इज व्हाट योर पी इज. और इंडिविजुअल फर्म है, जो इंडिविजुअल फर्म्स क्या करते हैं, जो भी मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है वो इंडिविजुअल फर्म क्या करते हैं, एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं. दैट इज MR एंड AR इज इक्वल्स टू प्राइस. सेकंड सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे बहुत सारे फर्म्स ऑलरेडी मार्केट में हैं. जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे फर्म्स ऑलरेडी मार्केट में है. when more firms, many firms are there into the market already मार्केट में बहुत सारे फर्म्स हैं, तो वो सिचुएशन कैसा होगा. तो ज़रा ध्यान देना. ये हो गया तुम्हारा MC कर्व, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम Q E, एंड लेट्स से दिस इज व्हाट योर AC कर्व इज. ये क्या है, तुम्हारा AC कर्व है. और यहाँ पे ये R और ये S और ये हो गया P O. तो जरा ध्यान देना, ये सिचुएशन है. सपोज दिस इज आवर सिचुएशन वेयर क्या हो रहा है, ये सिचुएशन में हम क्या थे, हम लॉस के स्टेज पे. बहुत सारे फर्म्स है कंपनी में. सपोज फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री में मान लेते हैं ये लॉस का सिचुएशन है. जैसा मैंने बताया कि कभी कभी क्या होता है, जब बहुत सारे फर्म एक मार्केट में आ जाते हैं तो एक इंडिविजुअल फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है. या कभी कभी बहुत ज़्यादा सेलर्स आने की वजह से, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से हमको लॉस का विल गोइंग टू सफ़र फ्रॉम द लॉसेस. लॉस से हमको क्या होता है, हमें बहुत सारे लॉस होने चले जाते हैं, हम सफ़र करते हैं लॉसेस से. क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं. एक ही मार्केट में बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं, वो सेलर्स क्या कर रहे हैं, अपने अपने क्वांटिटी बेच रहे हैं. तो मतलब कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स भी दे विल गोइंग टू परचेज इट फ्रॉम द इंडिविजुअल फर्म ओनली. बट कौन किससे परचेज करेंगे वो उनका डिसीजन है. अगर मार्केट में सिर्फ 2 ही फर्म हैं तो सबको पता है कि कस्टमर्स क्या करेंगे, 2 ही फर्म से, फर्म A या फर्म B से क्या करेंगे, परचेज करेंगे. तो दोनों का क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है वहाँ पे. अगर A और B के साथ बहुत सारे अदर फर्म्स आ गए, C D E N F, तो वहाँ पे क्या होगा, कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे. कुछ लोग A के पास जाएंगे, कुछ B के पास, कुछ C पे का, कुछ D, कुछ E. तो वो सिचुएशन में प्रॉफिट भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फिर लॉस का सिचुएशन आ जाएगा. तो सपोज़ ये क्या है, हमारा लॉस का सिचुएशन है. एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है सॉरी, और बहुत सारे फर्म है, उसमें क्या हो रहा है, इनको लॉस हो रहा है. जब लॉस का केस होता है तो होता ऐसा कुछ है कि जब बहुत सारे फर्म्स को लॉस होना चालू होता है तो कुछ फर्म्स ऐसे भी होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो लॉस को सफ़र नहीं कर पाती हैं. जो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में टिक नहीं पाती. अगर मैं बोलूँ तो इतना ज़्यादा लॉस होना चालू हो जाता है कि वो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कॉम्पिटिटर के सामने टिक नहीं पाती. वो मार्केट क्या करती हैं, छोड़ देते हैं. दे विल गोइंग टू लीव द मार्केट. मैनी प्लेयर्स दे विल गो टू डू इट. तो उसमें क्या होगा, अगर कंपनी, अगर वो इंडस्ट्री में वो मार्केट में सबको लॉस हो रहा है तो बहुत सारे कंपनीज क्या करेंगे, वो मार्केट छोड़ देंगे. दे विल गोइंग टू लीव दैट मार्केट. अब जैसे ही बहुत सारे फर्म्स ने वो मार्केट को छोड़ा, बाकी के बचे हुए फर्म्स के लिए क्या होगा, वो एक प्रॉफिट का जरिया बन जाएगा. वो क्या होगा, एक प्रॉफिट का जरिया. लेट मी गिव यू द एग्जांपल. एक सपोज एक मार्केट है और वो मार्केट में 10 फर्म है. हाउ मेनी फर्म्स आर देयर, 10 फर्म्स आर देयर.
नाउ दिस 10 फर्म्स आर देयर इन द मार्केट एंड ऑल द 10 फर्म्स आर सफरिंग फ्रॉम द लॉस। सभी के सभी 10 कंपनीज को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर 10 कंपनीज है मार्केट में और 10 के 10 ही कंपनीज को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सपोज वो 10 कंपनी में से 4 कंपनी ने क्या किया, मार्केट छोड़ दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 कंपनी में से 4 कंपनी ने क्या किया, मार्केट छोड़ दिया। और सब लोग 10 कंपनी में से 6 कंपनी या 5 कंपनी ने मार्केट छोड़ दिया। लेट्स से 50-50 लेते हैं। 10 कंपनी है, 10 कंपनी में से 5 कंपनी ने मार्केट छोड़ दिया, तो बची हुई 5 कंपनियों के लिए क्या हो गया, वो प्रॉफिट हुआ। कैसे, जो पहले 10 कंपनीज थे, जो पहले 10 कंपनीज के पास कस्टमर्स आते थे, 5 कंपनीज ने मार्केट छोड़ दिया, तो बचे हुए 5 कंपनीज के पास कस्टमर्स आएंगे। और बचे हुए 5 कंपनीज के पास कस्टमर्स जब अट्रैक्ट होंगे तो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन, पहले के सिचुएशन के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगे ये रिमेनिंग 5 फर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो गए, कम हो गए, तो कस्टमर्स क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कस्टमर्स ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो बेसिकली जितने कम सेलर्स होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो लेट्स से बिकॉज ऑफ द सर्टन रीजंस लॉस हुआ। लॉस होने की वजह से फर्म्स ने क्या किया, 10 फर्म थे, 10 में से 5 ने क्या किया, मार्केट छोड़ दिया। अब जब मार्केट छोड़ेंगे, व्हेन दे आर गोइंग टू लीव द मार्केट, इट मीन्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। पहले 10 फर्म प्रोडक्शन करते थे, अभी सिर्फ 5 ही फर्म प्रोडक्शन करेंगे, बाकी के 5 फर्म ने क्या किया, मार्केट छोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि फर्म के मार्केट छोड़ने से प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अब जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा मतलब क्या होगा, सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। एंड व्हेन सप्लाई कम होता है तो सप्लाई कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है। कहाँ पे शिफ्ट होता है, सप्लाई कर्व विल गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। सप्लाई कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे। जरा ध्यान देना, जैसे ही नए फर्म ने क्या किया, नए फर्म जैसे ही एग्जिस्टिंग फर्म्स ने मार्केट छोड़ा, बचे हुए फर्म्स, रिमेनिंग फर्म्स के लिए क्या हो गया, वो प्रॉफिट का जरिया हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द फ्यू फर्म्स विल गोइंग टू लीव द मार्केट, अगेन सप्लाई विल गोइंग टू डिक्रीज, और सप्लाई के डिक्रीज होने पे से क्या होगा, प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। तो इंडस्ट्री में क्या होगा, इंडस्ट्री ने फिर नया प्राइसेस डिसाइड किया जो कि है P1। कुछ लोगों ने मार्केट छोड़ा तो बचे कितने, 5 जन। अब वो 5 जन डिसाइड करेंगे कि मार्केट में प्राइस क्या चलेगा, at what price they are going to sell the output into the market. Those 5 people will going to decide, and suppose as per the supply they have decided the price P1, and this P1 if you're going to see, ये P1 price पे, suppose this is what your P1 price is. Now can you see it? If you're going to see, this will be our new point of equilibrium. और यहाँ पे आउटपुट कितना है, Q1। एंड यहाँ पे देखोगे तो AC इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू MR। यहाँ पे देखो ये एवरेज कॉस्ट भी इंटरसेक्ट कर रही है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज योर रेवेन्यू। सो बेसिकली इफ आई विल गो टू यूज द डिफरेंट कलर, so it will going to look like this. जरा ध्यान देना, it will going to look like this. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केस में देखो ये ब्लैक दिख रहा है तुमको, थोड़ी ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है बट स्टिल, कैन यू सी दिस ब्लैक पोर्शन, दिस ब्लैक पोर्शन इज नथिंग बट योर न्यू रेवेन्यू और यू कैन से द न्यू कॉस्ट, बोथ द थिंग्स। तो यहाँ पर रेवेन्यू क्या हो गई, रेवेन्यू हो गई यहाँ पे R E1 Q1 O, या फिर O Q1 E1 और R1, ये क्या हो गई तुम्हारी रेवेन्यू हो गई। और सेम क्या हुआ, तुम्हारा कॉस्ट हुआ। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि वेदर इट इज़ एक्सेस प्रॉफिट या फिर लॉस का सिचुएशन हो, फर्म्स ऊपर नीचे होते हैं, फर्म्स मार्केट लीव करते हैं, फर्म्स मार्केट में एंटर करते हैं, अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो एक्सेस प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल प्रॉफिट। पहले जो लॉस का सिचुएशन था, ये क्या था, ये लॉस का सिचुएशन था, दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ लॉस। ये क्या था, ये पहले लॉस था। अब ये लॉस क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया किसमें,
प्रॉफिट में, सो इंटायर ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट. So this is exactly is the situation class. Now if you're going to read the explanation part, the same explanation part is given to you. Figure 3.9a depicts that the industry where aggregate demand and aggregate supply determines the price, and this price we are showing it as the equilibrium position of a firm. At a OP price in the market, the firm produces Q1 output and earns the excess profit of NLTP1 जो तुम्हारे उसमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. Attracted by this supernormal profit, the more firms enter into the market and the supply curve shift to the right side. जैसा मैंने बताया supply curve क्या होगा, right side shift हो जाएगा. And the increase the supply shown by the excess supply curve brings down the price to the OP. अब जैसे सप्लाई इंक्रीज होगा प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब प्राइस कम होता है तो ये जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है ना सबको, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारे नॉर्मल प्रॉफिट में. ये हो गया फर्स्ट केस. और सेकंड केस में, if the firm price is OP due to the excess supply in the market, the firm is in loss. Suppose बहुत सारे फर्म्स हैं, सबके सब क्या कर रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं, they are suffering from the losses and they are supplying more. अब वो सिचुएशन में क्या होगा, अगर बिकॉज ऑफ द लॉस क्या किया फर्म्स ने, क्या किया, मार्केट लीव कर दिया, दे क्वाइट द मार्केट, दे क्वाइट द इंडस्ट्री. जिन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को क्विट कर दिया, मार्केट से निकल गए, दे लेफ्ट द मार्केट. वो सिचुएशन में लिविंग बिहाइंड ओनली दोज फर्म्स अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट. बाकी के बचे हुए क्या है, अगर कुछ लोगों ने फर्म छोड़ दिया, कुछ लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ दी, कुछ लोगों ने मार्केट छोड़ दिया, तो बचे हुए बंदों के लिए, बचे हुए इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी बात हो गई. एंड दिस इज हाउ द आइडेंटिकल कॉस्ट, अंडर द आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन वी हैव ऑल द फर्म्स अर्निंग द ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट एंड देयरफॉर द इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम विद द नॉर्मल प्रॉफिट. तो ये सिचुएशन था तुम्हारा इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट का. नाउ द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सेम कुछ बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन अंडर द डिफरेंशियल कॉस्ट. डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब दो कॉस्ट होता है, एक आइडेंटिकल और एक होता है डिफरेंशियल. आइडेंटिकल कॉस्ट मीन्स जितने भी फर्म्स हैं, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, कोई भी कंपनी है, सबका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, सेम होगा. दैट इज़ आइडेंटिकल कॉस्ट. और कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है. दैट इज़ नोन एज अ डिफरेंशियल कॉस्ट. अगर मैं बात बताऊँ प्रैक्टिकल लाइफ की, अगर मैं बात करूँ रियलिटी की, तो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में हर एक इंडिविजुअल फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है. रियलिटी में हर एक इंडिविजुअल फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट होता है. क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डिफरेंट लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन करने से. तो उससे क्या होता है, मार्केट ने एक फिक्स प्राइस तुमको दे दिया, मार्केट ने क्या किया, सबके लिए मार्केट ने एक फिक्स प्राइस दे दिया. अब वो प्राइस को यूज़ कर, ऑब्वियसली तुम प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते. प्रॉफिट अर्न करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्राइस तो तुम वही चार्ज करोगे, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कैसे करोगे, तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए तुम्हें अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. दो ही मेथड, या तो प्राइस इंक्रीज करो या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करो. अब कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस तुम क्या कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते, प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करो, कम करो. व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गोइंग टू फॉल, efficiently the individual firms will going to produce and they're going to earn the profit. So what is the situation over here? Under the identical cost, a firm is in the long run operating in a perfectly competitive market is in equilibrium with the normal profit at a point where P is equals to AR is equals to MR is equals to AC is equals to MC, and since there is a free entry and exit, all the firms in the long run will earn only normal profit. कोई भी एक्सेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा. लॉन्ग रन में सबके सब क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे. क्लास में बात 3 महीने 4 महीने या 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर. इफ़ आई गोइंग टू टॉक अबाउट द अपकमिंग 5 years और 2 years 3 years 7 years 10 15 20, वो होता है हमारा लॉन्ग रन. और लॉन्ग रन में क्या होता है, सबके सब फर्म क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स कभी तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, तो वो लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है. बात समझ रहे हो. अगर मैं एग्जांपल दूँ तुमको कोई भी, तो वो सिचुएशन के हिसाब से अगर देखोगे
So the situation changes under the differential cost. In the long run, no firm can continue to function with the loss and it must cover all the cost. However, it is not necessary that the firm must earn only normal profit. Those firms which are more efficient earns the different amount of a super normal profit and others only earns the normal profit. Profit सब कमाते हैं, business सब करते हैं. Everybody is doing the business class, every company is earning the profit. But the thing is, everybody can earn that much amount of a profit जिससे वो क्या कर सकते हैं, survive कर सकते हैं. But as a company, if you are working as a company, if you are running the company or if you are working as a businessman, तो तुम्हारा intention normal profit कभी भी नहीं होना चाहिए. तुम्हारा intention क्या होना चाहिए, super normal profit का, ज़्यादा से ज़्यादा profit करने का. अब वो इंटेंशन के लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा, तुम्हें एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा. यू हैव टू डू योर वर्क एफिशिएंटली एंड यू हैव टू रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट. प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा. तो जितना ज़्यादा एफिशिएंटली तुम वर्क करोगे उतना ज़्यादा तुम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करोगे. एंड व्हाट इज़ दिस सिचुएशन विल गोइंग टू सी ओवर हियर. तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे. सो दो सिचुएशंस है क्लास, एक नॉर्मल प्रॉफिट की और एक क्या है तुम्हारे, सपोज दिस इज अ सिचुएशन, ये है लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू और लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू. दिस इज योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में Q इज़ योर क्वांटिटी, P इज़ योर प्राइस और यहाँ पे R S ये क्या हो गया तुम्हारा, कॉस्ट हो गया. मान लेते हैं यहाँ पे O Q E P ये आपका हो गया रेवेन्यू. O Q S R ये हो गया आपका कॉस्ट. और इसके बीच का जो ये डिफरेंस देख रहे हो, ये क्या है तुम्हारा RSEP, ये है आपका प्रॉफिट है क्लास. और मैं बोलूँ ये है तुम्हारा एक्सेस प्रॉफिट. ये क्या है आपका एक्सेस प्रॉफिट. ठीक उसी तरह सेकंड सिचुएशन, ये है दिस ग्राफ. ये ग्राफ कहाँ पे, ये ग्राफ किसके लिए, दिस ग्राफ इज़ फॉर द एफिशिएंट पीपल्स हु आर व्हाट दे आर डूइंग. सबके लिए यही सिचुएशन है. देखो मैं यही सेम प्राइस ले लेता हूँ. मैंने क्या किया है, सेम प्राइस लिया हुआ है. आई हैव टेकन द सेम प्राइस, बट ओवर हियर द सिचुएशन इज व्हाट, सिचुएशन इज दिस कि यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तुम्हारा क्या है, QOP. बट ओवर हियर इन द सेकेंड सिचुएशन इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट देख रहे हो, LAC कर्व, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर्व है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब तुम एफिशिएंटली वर्क करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जब एफिशिएंटली वर्क नहीं करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज इट इज़ रहेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्म्स अर्न कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जहाँ पे तुम्हारा टोटल रेवेन्यू इक्वल है टोटल कॉस्ट की. और जो बोल सकते हैं OQEP, टोटल कॉस्ट हमारा क्या हुआ, ये देख रहे हो LAC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे. इसका मतलब ये पोर्शन क्या हुआ तुम्हारा OQEP, ये हुआ तुम्हारा टोटल कॉस्ट. ठीक उसी तरह ये कैन यू सी दिस MR कर्व, ये क्या है तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है. और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पे तुम्हारा टोटल रेवेन्यू कितना है, OQEP, विच इज़ नथिंग बट इन लॉन्ग रन एज पर द डिफरेंशियल कॉस्ट. अगर तुम एफिशिएंटली वर्क करते हो तो यहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट अर्न करोगे, अगर एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हो तो तुम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करोगे. मतलब तुम्हारा धंधा सिर्फ चल रहा है, तुम्हारा बिजनेस सिर्फ चल रहा है, तुम सर्वाइव कर सकते हो बिजनेस में, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते. दिस इज दैट सिचुएशन एंड दिस वन इज द एक्सेस प्रॉफिट सिचुएशन विच वी कैन अर्न. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो द सेम थिंग in the figure 3.10, the firm A earns the excess profit. All the firms of a category will earn the excess profit which differs from the firm to firm.
The B type firms which with the normal efficiency will earn only the normal profit, and thus in the long run there are the only two categories of the firm, which those which are more efficient earns the excess profit, and those who are not efficient they'll only going to earn the normal profit, और अपने फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक गुजारा कर सकते हैं, अपने बिजनेस चलाते हैं, सर्वाइव करते हैं, बस दैट्स इट. इफ यू वांटेड टू एक्सपांड, इफ यू वांटेड टू ग्रो, you have to do your work efficiently, and this will going to reduce your cost of production and profit margin. Then the summary of a perfect competition, एक बार इसे भी देख लेते हैं quickly. You are aware of that number of sellers are large, nature of a commodity homogeneous होता है perfect competition में, entry and exit free होती है, मार्केट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, किसी बायर्स और सेलर्स दोनों को पता है कि मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी है, एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओवर हियर वी आर अज्यूमिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नील. अगर तुम पुणे से आ रहे हो या फिर हैदराबाद से आ रहे हो, अगर मुंबई में अपना गुड्स सेल करना है तुम्हें, तो यू विल नॉट गोइंग टू कंसिडर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. इन दैट केस ओनली द प्राइस इज व्हाट, प्राइस विल बी द सेम. देन मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर इज परफेक्ट मोबिलिटी है. एक फैक्टर, एक लेबर फर्म ए के पास भी काम कर सकता है, फर्म बी के पास भी काम कर सकता है. That is the situation. The most important part over here, that is equilibrium output. ये हमेशा तुम्हें याद रखना है, ये always you should keep in mind this one. MC is equals to MR and MC is increasing at that point and MC cuts the MR from the below. डिमांड का कैसा होता है, इट इज़ हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली इलास्टिक. MCQ में बहुत आता है ये. प्राइस क्या होते हैं, सेम थ्रू आउट द मार्केट. इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल फर्म के लिए प्राइस क्या होता है, सेम होता है. Price is determined by the total demand and total supply in the market. Firm is a price taker. Short run profit क्या होता है, short run profit एक्सिस भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है. Short run loss is loss टोटल फिक्स कॉस्ट का होता है. मतलब यहाँ पे कहने का बात ये है कि शॉर्ट रन लॉस जो होता है वो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट होता है. हो सकता है नया नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, रेंट तुम पे कर रहे हो, लेकिन इतना अमाउंट तुम इतना रेवेन्यू अर्न नहीं कर पा रहे हो जिससे तुम्हें रेंट का पेमेंट कर सको. तो वैसे सिचुएशन में बिजनेस बंद करके बैठ जाऊँ तो इट इज़ नॉट गुड. एफिशिएंटली वर्क करना है हमें, उतना रेवेन्यू अर्न करना है जिससे हम अपना रेंट क्या कर सकें, पे कर सकें. इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, रेंट भी पे नहीं कर पाते बहुत लोग, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम बिजनेस छोड़ दें. सो दैट इज़ द शॉर्ट रन लॉस एक्चुअली. देन शट डाउन पॉइंट वेयर you are not able to recover even the variable cost. That is the situation. लेबर का भी पैसा अगर तुम नहीं निकाल पाते बिजनेस से, तो दैट इज नथिंग बट द शट डाउन पोजिशन. वहाँ पे बिजनेस तुम्हें बंद कर देना है. फर्म स्टॉप ऑपरेटिंग, दैट इज अ शॉर्ट रन व्हेन द लॉस इज ग्रेटर देन योर टोटल फिक्स कॉस्ट और प्राइस इज लेस देन योर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट. एंड लाइकवाइज देयर आर मेनी मोर थिंग्स. नंबर ऑफ फर्म्स इन द लॉन्ग रन चेंजेस एज द फर्म एंटर्स एंड एग्जिट. बहुत फर्म्स आते हैं, बहुत फर्म्स आते हैं, उससे अच्छे नंबर ऑफ फर्म्स इन द लॉन्ग रन वो क्या होता है तुम्हारा, चेंज होता है. शॉर्ट रन सप्लाई का फर्म इक्वल्स टू द SMC अबव द SVC, दैट इज शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट. लॉन्ग रन सप्लाई का ऑफ अ फर्म इज इक्वल्स टू द MC एंड अबव द AC. प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन एक्सिस, नॉर्मल और द सब नॉर्मल, तीन टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं. मैक्सिमम शॉर्ट रन लॉसेज इज इक्वल्स टू द टोटल फिक्स कॉस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें टोटल फिक्स कॉस्ट का लॉस हो सकता है. शॉर्ट रन अवॉइडेबल कॉस्ट, दैट इज़ नथिंग बट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो तुम अवॉइड कर सकते हो. अनअवॉइडेबल कॉस्ट, तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या है तुम्हारा, इट इज़ योर फिक्स कॉस्ट. सो बेसिकली दिस माइट विल कम इन द ऑब्जेक्टिव्स, विच वन इज द अवॉइडेबल कॉस्ट एंड विच वन इज योर अनअवॉइडेबल कॉस्ट. फर्म्स ऑपरेटिंग इन द शॉर्ट रन टिल द पॉइंट लॉस इज इक्वल्स टू द टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. एंड देयर आर द मैनी मोर थिंग्स. And the last one, if you're going to see under the differential cost, the short run profit differs depending upon the efficiency of the firm. Long run profit differs based on the efficiency. Losses in the long run, firm exist, the market does not operate with the loss. Shutdown points in the long run does not exist. Firm must cover all the cost in the long run. That is working as in an efficient manner by reducing the cost of production at a lowest level. अप्रॉक्सीमेट एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज एग्रीकल्चर कमोडिटी, स्टॉक मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 and there are the few sums which we are going to solve in the next lecture. Till the time you are going to revise all the content, all the pointers, all the important topic of our chapter number 3, that is equilibrium of a firm and industry. We are going to continue in the next lecture. Thank you.